तो उन्होंने कहा ये बच्चा हमारा पेशाब पीता है। क्या मतलब? कि पेशाब करता है और फ्लोर पे जाके चाटता है उसको। मैंने कहा फिर? कह रहे हम सफा पोछा लगा देते हैं तो पोछा चाटता है, नहीं तो उसी जगह पे जीभ से चाटता रहता है। जहाँ सब लोग मना कर देते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, एम्स से भी हमारे पास रेफ़र होकर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे एक ही बात बोलते हैं, आपके हॉस्पिटल में तो कैंसर ऐसे लगता है जैसे फोड़ा फुंसी है, आप फोड़ा फुंसी का इलाज कर रहे हो। असली बात तो ये है कि होम्योपैथी की बुनियाद हैनीमैन ने रखी। या हार्ट अटैक जैसी चीज़ होम्योपैथी से एक दिन में ठीक हो सकती है। और नेमिनाथ में वही ज्ञान से आर्निका मेरे सारे स्टूडेंट को पता है। आर्निका हमारी फर्स्ट एड की मेडिसिन है। आगरा जो है वो इंटरनेशनल मैप पे ताजमहल की वजह से है, और अब कहा जाता है कि नेमिनाथ होम्योपैथी हॉस्पिटल भी उसकी एक वजह है। ये सफ़र जो है कैसे शुरू हुआ और आज ऐसा कैसे हो गया? बहुत सिंपल है। मैं आगरा में 1987 में आया था एज ए मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। शहर मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, और तभी से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। लोगों को मेरी प्रैक्टिस पसंद आई। 2010 में मेरा प्रमोशन हुआ डिप्टी डायरेक्टर होम्योपैथी उत्तर प्रदेश। जब मैं डिप्टी डायरेक्टर होम्योपैथी उत्तर प्रदेश हुआ तो मेरी वाइफ ने कहा कि आगरा में इतने पेशेंट हैं आपके, उनके साथ धोखा नहीं होगा ये, तो आपको मेरी नज़र में नौकरी छोड़ देनी चाहिए और प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने सोचा प्रैक्टिस ही करना है तो थोड़ा बड़ा करते हैं। तो फिर ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज शुरू किया, और जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जहाँ सब लोग मना कर देते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, एम्स से भी हमारे पास रेफ़र होकर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इधर हमारा यूपी मेडिकल कॉलेज है सैफई में, वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इधर एक एफएच मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो जब ये बोल दिया जाता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो वो नेमिनाथ एक ऐसा ऑल्टरनेट हुआ है कि भाई नेमिनाथ में दिखा सकते हैं, शायद वहाँ कुछ हो जाए। तो ये करते करते लोगों में एक भरोसा पैदा हो गया कि नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल से हम रिलीफ ले सकते हैं। तो बहुत बार लोगों को रिलीफ होता है। तो उसी बैकग्राउंड पर धीरे धीरे पहले आगरा में, फिर आगरा के आसपास, फिर आसपास के प्रदेशों में, फिर विदेशों में, और जो सबसे टर्न अराउंड वो था कोविड में। जब सब लोग ये कह रहे थे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के 4 मेडिसिन बताई थी। 136 देशों के लोगों ने वो मेडिसिन यूज की, और मेरा तो मानना ये है कि 90% लोग उससे ठीक रहे। लेकिन फीडबैक ये है कि 98% लोग उन 4 मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन से ठीक हो गए। उसका फिर एक क्लिनिकल ट्रायल एफएच मेडिकल कॉलेज में हुआ 47 पेशेंट के ऊपर। तो जो कोविड के पेशेंट में 2-2 हफ्ते में फीवर नहीं उतर रहा था, वो 3 दिन के अंदर 47 में से 32 लोग सिम्टम फ्री हो गए। तो वहाँ से लोगों में एक भरोसा जागृत हुआ। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई, वो जो बहुत लीथल थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, तो हमने जनरल वार्ड फ्री दिया, और रूम का चार्ज हमने 2000 रुपये रखा, जिससे हर आदमी अफोर्ड कर सके। और सारे पेशेंट वो आ रहे थे जो कन्वेंशनल मेडिसिन के डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगा रहे थे। होम्योपैथी में आदमी लास्ट में आता है, चलो देख लेते हैं। एक आपका फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें आप बगैर मास्क लगाए एक पेशेंट को गोद में उठा के ला रहे थे जी। तो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, मेरा ये मानना था कि आदमी कोविड से नहीं मर रहा है, आदमी डर से मर रहा है। और अगर मैं ही मास्क लगा के और डर के रहूँगा तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? तो हमारा प्रोटोकॉल ही ये था कि जब भी पेशेंट एम्बुलेंस में आता था, उसका सैचुरेशन 30 होता था, 40 होता था, तो सबसे पहले मैं जाके उसको मिलता था, उसको गले लगाता था कि आप आइए, ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वो एक फेज़ था जिसने ये बताया कि होम्योपैथी क्या कर सकती है।
तो 30 सैचुरेशन वाले पेशेंट आधे घंटे से 1.5 घंटे में 70-80 हो जाते थे। तो कोविड एक फियर था, डिजीज थी, लिथल थी, लेकिन उससे ज़्यादा फियर था। तो जब आपका फियर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के सारे इम्यून सिस्टम दोबारा से काम करने लगते हैं। यही कैंसर के साथ है। कैंसर का नाम सुनते ही फियर हो जाता है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे एक ही बात बोलते हैं, आपके हॉस्पिटल में तो कैंसर ऐसे लगता है ऐसे फोड़ाफुंसी है, आप फोड़ाफुंसी का इलाज कर रहे हो। तो ये एक साइकोलॉजी है। कैंसर भी एक बीमारी है, ऐसा नहीं है, और कोई कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। कैंसर ह्यूमन रेस में सिंस इवोल्यूशन है। अब लोग बोलते हैं ज़्यादा हो गया है, हाँ ज़्यादा हो गया है, लोग ज़्यादा हैं, खान पान बदल गया है, पेस्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो कैंसर भी बहुत हो गया है। लेकिन कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। कैंसर आराम से समझने की ज़रूरत है, ठीक होता है। डॉक्टर साहब, कैंसर की जो बात आप करते हैं, जी इतनी सीवियर पैथोलॉजी, जी। मैंने अभी ऊपर पेशेंट्स को देखा है कि उनका चेहरा इतना बड़ा, वो होम्योपैथी की ये मीठी मीठी गोलियों से कैसे ठीक हो जाता है? नहीं, मैं गोली नहीं देता, होम्योपैथी की मेडिसिन को पानी में घोल के देता हूँ। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि मेडिसिन अगर प्रॉपर तरीके से ली जाए, जो मेरे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि पेशेंट आएगा, हम उसको मेडिसिन देंगे और 20 मिनट में उससे पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है। तो 20 मिनट में 90% पेशेंट बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा ठीक है तो अब आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, दवा लेके जाना चाहिए दवा लेके जाइए, एडमिट होना चाहिए एडमिट हो जाइए। दूर दूर से, उड़ीसा से, केरला से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, इधर पंजाब से, गुजरात से जो लोग आते हैं वो एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ नहीं आ सकते। पास के लोग मैं बोलता हूँ आप 3 दिन में 5 दिन में मुझे दिखाइए। तो पैथोलॉजी कितनी भी बड़ी हो, डेवलप तो हमारी बॉडी में हुई है ना, किसी फिजियोलॉजिकल चेन के थ्रू। अगर हम उस चेन को करेक्ट कर दें तो पैथोलॉजी डिसअपियर हो सकती है। चूँकि कैंसर धीरे धीरे ग्रो होता है तो धीरे धीरे ठीक होता है, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई अंतर नहीं। एक आपका केस बहुत मशहूर हुआ जो कि एलोपैथी की लिमिटेशन को बताता है। आगरा के एक बहुत बड़े धनपति जिनका छोटा सा बच्चा पेशाब पीता था और वो आपके पास आए, वो केस बताइए ज़रा। मेरे लिए भी वो बड़ा ताज्जुब का केस था कि बच्चा जो है ना, वो मैंने पूछा कि परेशानी क्या है। नहीं, शुरू से बताइए कि वो कह रहा था कि मुझे अकेले मिलना है और आपने सोचा हाँ, इसकी कोई इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है। जी 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 जी। वो बोलना चाह रहे थे कि हम अकेले में बात करेंगे। मैंने कहा बताइए तो बताइए। नहीं नहीं, तो वो शाम तक बैठे रहे। कोई 9:45 बजे उनका नंबर आया लास्ट में, तो मैंने बोला बताइए। तो उन्होंने अपनी समस्या ही बताई कि बच्चा बीमार है। मैं सोच रहा था फादर बीमार है, तो उसकी मदर ने कहा कैसे बताएं कैसे बताएं। तब भी मैं ही सोच रहा था कि ये कुछ अपने हस्बैंड के बारे में। इनका आप जो बताना है बताइए, 9:45 बज रहे रात के, अब कब बताएंगे। तो उन्होंने कहा बच्चा हमारा पेशाब पीता है। क्या मतलब? कि पेशाब करता है फ्लोर पे जाके चाटता है उसको। मैंने कहा फिर? कह रहे हम सफा पोछा लगा देते हैं तो पोछा चाटता है, नहीं तो उसी जगह पे जीभ से चाटता रहता है। केस टेकिंग हुआ, 1-1.5 घंटा लगा, बातचीत हुई। तो उसमें एक होम्योपैथी के हिसाब से एक बात निकल के आई, वुंडेड प्राइड। तो जो मदर थी उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका बहुत इंसल्ट फीलिंग होता था। उसको ये एहसास कराया जाता था वो छोटे घर की है, पैसे वाली नहीं है। तो वो एक रिवेंज मन में बैठ गया बच्चे के। वो वहाँ से उसको समझा। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ डिरेंज साइकोलॉजी से होती हैं। उसको दवाई दी, वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपका जो मेथड है जो होम्योपैथी में, जिसको कि एलोपैथी भी कई बार टारगेट करता है कि होम्योपैथी में डिफरेंट अप्रोचेस हैं। कुछ लोग माइंड मेथड से चलते हैं, एक कैलकाटा का मेथड है कि पिक्यूलियर सिम्टम ले लो, कोई कहता है कि हाई पोटेंसी दीजिए, कोई कहता है नहीं एलएम पोटेंसी सबसे छोटी दीजिए, कोई कहता है एलएम पोटेंसी हैनीमन ने लिखी ही नहीं, 6th एडिशन पता नहीं असली है नकली है। ये सब क्या है मतलब? ये बड़ा ख़राब स्थिति है, लेकिन
असली बात तो ये है कि होम्योपैथी की बुनियाद हैनीमैन ने रखी। तो अब मैं कुछ भी रखूं, मैं कल को मैं नेमिनाथ स्कूल नाम दे दूं तो वो तो गलत बात है। अल्टीमेटली तो होम्योपैथी है। मेरा मानना ये है कि होम्योपैथी में हैनीमैन ने जो बताया लगभग 95% वो बातें सही हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसमें रिसर्च करके एडिशन किया है, जैसे कि हम बहुत फास्ट डोज देते हैं, तो ये चीज़ हमारे नेमिनाथ से पहले लोगों को नहीं पता थी, आज भी नहीं करते हैं, सिंगल डोज मेथड रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मल्टीपल डोज, हम 20 मिनट में 4 डोज देते हैं और रेस्पॉन्स आता है। तो अभी लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से, नेमिनाथ के रिसर्च से, रिजल्ट से पूरे दुनिया में खुश हैं कि चलो कोई ऐसी जगह है जिन्होंने सही तरीका बताया। रहा 6th एडिशन का सवाल, तो 6th एडिशन हैनीमैन ने ही लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6th एडिशन ही अल्टीमेट है, और पोटेंसी अल्टीमेट LM ही है। हाई पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है, सबको नहीं करती। आप एक सिंपल लॉजिक है, आपको छत पर जाना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ के चलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो LM पोटेंसी में सीढ़ी बर सीढ़ी, 1 पोटेंसी, 2 पोटेंसी, ऐसे बढ़ते जाते हैं। और अगर आप सीधा जंप मार के ऊपर जाएंगे तो ऊपर पहुंच सकते हैं, कई बार खतरा ही भी है, गिर के हड्डियां भी टूट सकती हैं, दांत भी टूट सकते हैं। तीसरी बात यह है कि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। हर पेशेंट की मेडिसिन पोटेंसी अपनी अलग होती है। जैसे मैं रोज़ देखता हूँ, मैंने एक पेशेंट को, मैं LM1 से शुरू करता हूँ, LM1 दिया, उसको आराम आ गया। अब मैं सोचता हूँ थोड़ा और आराम आ जाए, LM2 करता हूँ, तो सामान्य रूप से तो LM2 से ज़्यादा आराम आना चाहिए, उसको नहीं आता, वापस मुझे LM1 करनी पड़ती है। तो पर्टिकुलरली बॉडी को, पर्टिकुलरली वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए एक थोड़ा रिसर्च पर जैसी चीज़ है होम्योपैथी, एक ब्लाइंड मेथड की तरह से होम्योपैथी काम नहीं कर सकती है, बस यही कहना है। बाकी जो स्कूल हैं वो अपने स्कूल बने रहें, वो नाम खराब कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो हैनीमैन ने जो कहा है वही सही है। अब जैसे हमने कैंसर की बात की, आपने कहा किडनी फेलियर्स के भी केसेस आपके पास आते हैं जी, डिप्रेशन के भी पेशेंट्स आपके पास जी, आते हैं, अर्थराइटिस के भी पेशेंट आते जी। हैं। अब इन सब में पेन बहुत होता है, पेन मैनेजमेंट में कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो है। नहीं नहीं, मैं ऐसा एकदम गलत है। मैं आपको फिर वही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इंडिकेटेड रेमेडी हम देते हैं तो 20 मिनट में ही ठीक हो जाता है। जैसे अभी कलकत्ता से एक पेशेंट आया है, जब वो आया था उसकी सांस बहुत फूल रही थी, ठीक है, उसको रीनल फेलियर है, क्रिएटिन उसका 8.5 है। एज इट इज़ तो कुछ ज़्यादा नहीं है 8.5 क्रिएटिन, वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, हम तो 30 वाले भी ठीक किए। उसमें दूसरी चीज़ और क्या, वो यंग मैन है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो उसको आर्सेनिक की 5-5 मिनट में 4 डोज दी, आधे घंटे बाद देखा उसका सांस फूलना ठीक रुक गया। तो ऐसे ही दर्द वाले पेशेंट हैं कि महीनों से उनको दर्द है, सालों से दर्द है, तो हम तो उनको सिंपल इंडिकेटेड मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं आप दवा खा के 20 मिनट मुझे बताइए, मुझे चल के दिखाइए, यही मेरा प्रोटोकॉल है। बोलते हैं हाँ मुझे आराम है। तो मैं कैसे मानूँ कि उसमें पेन देर से धीरे होता है? मेरे यहाँ तो बहुत जल्दी ठीक होता है। जो नहीं ठीक हो रहा है उसमें होम्योपैथी की कमी नहीं है, उसमें होम्योपैथ की कमी है कि वो करेक्ट इंडिकेटेड मेडिसिन उस पेशेंट के लिए ढूंढ नहीं पा रहा है, बस इतनी सी बात है। आपने अभी जैसे आर्सेनिक का नाम लिया, जी अभी 2 ट्रेंड चल रहे हैं इंडिया में। जी एक तो वो डॉक्टर्स हैं जो कि नई नई दवाइयाँ नाम लेते हैं, और कुछ वो हैं जो पॉलीक्रस मेडिसिन, वो भी प्यूरा में जिसका जिक्र है उन्हीं पे टिके हुए हैं। क्या ठीक है? देखिए, प्रिंसिपल तो यही है, जो ट्रस्टेड चीज़ है जिसको प्रूविंग किया गया है और क्लिनिकली प्रूविंग किया है। मैंने 45 साल की प्रैक्टिस में आर्सेनिक को 45,000 बार यूज किया होगा, ठीक है, तो मुझे मालूम है किस सिम्टम से काम करती है। अब उसके पैरेलल में बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं, जैसे सेंचुरीज है। अब आर्सेनिक से काम नहीं हो रहा है तो कभी कभी सेंचुरीज से काम हो जाता है, कभी कभी आर्सेनिक से काम नहीं होता है तो एकोनाइट से काम हो जाता है। ये तो आपको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अब जो मेडिसिन प्रूव नहीं हुई है, जिसका क्लिनिकल डाटा नहीं है,
जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको सिर्फ ये बताने के लिए आप नई दवाई दे रहे हैं, तो आप दे सकते हैं भाई, पेशेंट का तो भला होने वाला नहीं है उससे। एक इंटरव्यू में, बल्कि इंटरव्यू नहीं, डॉक्टर्स के सेमिनार में आपने ये कहा था कि मेरे हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो केसेस आते हैं 40% को मैं जो है सिफलिनम दे देता हूँ, और थूजा, जो कि वो कैलकाटा के बड़े मशहूर डॉक्टर का आपने नाम लिया था, डॉक्टर भोलानाथ चक्रवर्ती जी, कि वो कहते थे थूजा का दे दो, मतलब तू जा जा, हाँ तू ठीक हो वो गया। आपने बोला था। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये आप प्रैक्टिस वाकई में ठीक बात है? हाँ, मेरे सिफलिनम से एलर्जी से लेके कैंसर तक के हर पेशेंट में रिजल्ट आता है। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि सिफलिनम काम नहीं करती, किसको सिफलिनम देना है वो काम करती है। मशीन खराब है, हथौड़ा कहाँ लगाना है, कौन सा नट कसना है, असली चीज़ ये है। नहीं तो आपका मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट, डेफिनेटली अगर कोई होम्योपैथ डॉक्टर है वो बिना मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट के ट्रीट कर नहीं सकता है। हर केस में डेफिनेटली मियाज़मेटिक एक छोटी बात है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की बात करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, दो लोगों को एक ही समय में एक ही बीमारी होती है, लेकिन दोनों की दवा इंडिविजुअलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग होती है। इतनी सी बात होम्योपैथी को डिफर करती है दूसरी पैथी से। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी लड़ाई आज होम्योपैथ्स के सामने यही है कि एलोपैथ की जो लॉबी है वो ये कहती है कि इनके एक पेशेंट को 10 डॉक्टर देखते हैं, वो 10 के 10 अलग दवाई बताते हैं। एलोपैथ को होम्योपैथी की प्रॉब्लम में फंसना क्यों चाहिए? एलोपैथ अपनी दुनिया में मस्त रहे। हम तो कभी एलोपैथी पे ध्यान नहीं देते, वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कितनी गलत सर्जरी कर रहे हैं, वो कितनी गलत रेडिएशन कर रहे हैं, हम तो कभी कुछ नहीं कहते। हमको कोई पेशेंट बोलता है हम तो सीधा उसको ही बोलते हैं, भैया तो कीमोथेरेपी करा ले। हम तो कभी नहीं उसको, यहाँ आकर भी आता है तो भी हम उसको पहली बात यही बोलते हैं, भाई तू कीमोथेरेपी करा ले, सर्जरी करा ले। अरे साहब, मैं तो 20-20 कीमोथेरेपी करा चुका हूँ, एक तो अभी बोला 100 करा चुका हूँ, आपने क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपसे इलाज लेने आया हूँ। अब इसमें किसी को बुरा मानने की क्या बात है? लेकिन देखिए, एक बात तो है कि एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आता है, वो ये आता है कि एलोपैथ में एक प्रिस्क्रिप्शन सामने होता है। होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते और वो ज़िंदगी भर अपने नुस्खे को छुपा कर रखते हैं, और उनके साथ कभी कभी उनके पेरेंट्स, मतलब उनके बच्चे अगर वो प्रैक्टिस में आते हैं उनको बताते हैं, वरना उनके साथ ही चला जाता है उनकी कब्र में। देखिए सर, लोग क्या करते हैं वो एक अलग बात है, मैं क्या करता हूँ मैं उस पर कह सकता हूँ। नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की नींव भी इसलिए रखी गई थी कि मुझे जो आता है मैं उससे खा के जाऊँ, और मैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, उसके बाद पूरी दुनिया में, सर्बिया छोटे से कंट्री, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ मैं नहीं जाता, और मैं ओपनली सिखाता हूँ सबको, ओपनली बताता हूँ। ये तो बात होगी वो। दूसरा, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ गोपनीय नहीं है, सब कुछ पेपर पे, एक खुराक भी दी जाएगी ना वो भी पेपर पे लिखी होती है, एक प्लेसबो भी दी जाएगी ना वो भी पेपर पे लिखी होती है, और वो सब पेपर कौन संभालता है? इंटर्न्स, पीजी स्टूडेंट, ड्यूटी डॉक्टर। तो गोपनीय क्या है? और फाइनली जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें सब लिखा होता है क्या क्या दवाइयाँ दी थी और अब क्या दे रहे हैं। तो कोई भी साइंस गोपनीय होकर आगे नहीं बढ़ सकती है। साइंस का तो स्वभाव ही है कि जितना ओपन होगी तभी तो वो साइंस है, नहीं तो वो आर्ट में बदल जाएगी। तो होम्योपैथी साइंस प्रोग्रेस इसलिए कर रही है कि लोग ओपनली दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो बहुत सारे लोगों के प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। मैंने तो कभी किसी पेशेंट को मना नहीं किया प्रिस्क्रिप्शन देने को, प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ अपना भैया। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप होम्योपैथी के शिखर पुरुषों में से हैं। नहीं धन्यवाद। आप क्या फॉलो करते हो? बोगर को फॉलो करते हैं? मैं शिखर पुरुषों में नहीं, मैं होम्योपैथी का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा हैनीमैन को फॉलो करता हूँ, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को, कि उसमें क्या लिखा है। उसके बाद मैट्रिया प्यूरा को फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं बोगर को फॉलो करता हूँ, बोनिंगसन को करता हूँ, और मैं क्लार्क्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं जितने भी मेरे टीचर रहे हैं उनको फॉलो करता हूँ।
बाकी जो पेशेंट सबसे बड़ा टीचर होता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि वो क्या चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है, उसके सिम्टम क्या है। तो जब हम पेशेंट के साथ एकाकार हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को अपनी समझने लगते हैं, तभी तो हमारा उससे कनेक्ट होगा। और जब हमारा कनेक्ट हो जाता है तो हमारे दिमाग में खट से मेडिसिन आती है। जब हमारा कनेक्ट नहीं होता है, पेशेंट फ्रॉम मून एंड वी आर फ्रॉम मार्स, ये होम्योपैथी में नहीं चलता है। यहाँ तो एम्पैथेटिकली जब हम पेशेंट के साथ एकाकार हो जाते हैं तो हम उसको बहुत आराम से ठीक कर पाते हैं। एक साधना है, एक तपस्या है। आपने कहा था कि 40-45 साल में मेरे को अब ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मैं पेशेंट को देखता हूँ, हाव भाव को देखता हूँ और दवाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरे स्टूडेंट कहते हैं और वो रोज़ देखते हैं। पेशेंट आते हैं, मैं बोलता हूँ इनको ये दे दीजिए, या मैं वार्ड में जाता हूँ, पेशेंट की बात सुनता हूँ, बोलता हूँ ये दे दीजिए। ये एक्सपीरियंस है। आप कलकत्ता के डॉक्टर एल.एम. खान की तरह रेपर्टरी को कितनी अहमियत देते हैं? वो कहते हैं रेपर्टरी ज़ीरो है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कभी नहीं कह सकता रेपर्टरी जीरो है। मेरे यहाँ उल्टा है। जब पेशेंट ठीक नहीं होता है तो मैं बोलता हूँ रेपर्टरी लाओ, और ये मेरे सारे स्टूडेंट को पता है अगर मैंने रेपर्टरी मंगा ली तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये हर स्टूडेंट जानता है कि अगर रेपर्टरी मंगा ली तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। रेपर्टरी बहुत बड़ा टूल है। मैं तो खुद सबसे पहला एमडी रेपर्टरी में ही हूँ, उसके बाद मेट्रीमेड का एमडी हूँ, उसके बाद मैं ऑर्गन में एमडी हूँ। तो रेपर्टरी तो बहुत गजब चीज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं रिपेटराइजेशन कम करता हूँ, कंप्यूटर कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड, मुझे पता है कि मेरे पेशेंट को क्या चाहिए। पर जहाँ मैं अटकता हूँ, डेफिनेटली मैं रेपर्टरी खोलता हूँ और रिजल्ट आता है। लेकिन अभी आप हॉस्पिटल को चला रहे हैं, रेपर्टरी वाले डॉक्टर तो 4-4 घंटे लेते हैं एक पेशेंट को देखने में। देखो, दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे को रेपर्टरी करनी है तो मैं 1.5 मिनट में काम निपटा लेता हूँ। रेपर्टरी मेरी, देखिए 2-2 रेपर्टरी, 3-3, 4-4 रेपर्टरी मेरे टेबल पर रखी रहती हैं। मैं फट से खोलता हूँ, देख के बोल देता हूँ इसको ऐसा कर दो। रेपर्टरी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रेपर्टरी का यूज़ आना चाहिए। यूज़ क्या है? रेपर्टरी आपको एक सेट ऑफ मेडिसिन बताता है। अब आप उसमें बारीकी में जाएंगे तो खो जाएंगे। आपको पता लग गया ये सेट ऑफ सिम्टम है, ये इस मेडिसिन में है। आपके सामने 10-15 मेडिसिन है। अब आपके सामने पेशेंट है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप एक मेडिसिन उठा के दे दीजिए। जो चीज़ आप भूल रहे होते हैं वो रेपर्टरी आपको याद दिला देती है। वो टैबुलेशन है, वो एक टूल है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जो ये मुकाम हासिल करा है, आपके गुरुओं में कौन कौन लोग थे? सबसे बड़े गुरु तो पेशेंट हैं, जिन्होंने सिखाया कि कैसे ठीक होता है। मैं आपको एक शुरुआत बताता हूँ। मेरा एक बैचमेट था, क्लासमेट था, रूममेट था। उसको बुखार आ गया। मैं कमरे पे पहुँचा, वो गाली दे रहा है। इतना सुशील लड़का गाली दे रहा है। और उसी दिन टीचर ने बेलाडोना पढ़ाई थी। उसका एक सिम्टम है एंजिल वैन बेल डेमन वैन सिक। मैं चुपचाप से केमिस्ट के पास गया। उस समय तक मेरी हिम्मत पोटेंसी लेने की नहीं थी। मैं सोचता था यार ये इसमें क्या दवा होगी। तो मैं मदर टिंचर लेके आया और मैंने उसको 2 बूंद मदर टिंचर पिला दिया बेलाडोना का। आधे घंटे में वो ठीक हो गया। वो मेरा एक्सपीरियंस पहला था होम्योपैथी से। उसके बाद फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मैं सुबह रनिंग करने जाता था 4:30 बजे। तो एक केले बेचने वाला सुबह सुबह अपना केले का ठेला लगा रहा होता था। मैं उससे लौटते में केले लेता था। तो मैं रनिंग करता हूँ इसलिए वो मुझे 1 केला एक्स्ट्रा देता था, उसका इमोशन। तो मैं जब एक दिन गया तो वो मिला नहीं, अगले दिन गया वो मिला नहीं, अगले दिन गया तो मैंने उसको खटकाया उसको घर को। तो अंदर से एक लड़का ने, क्या हुआ? मैंने कहा वो केले वाले से अंकल वो कहाँ हैं? कि बोले उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देख सकता हूँ? बोले क्यों? मैंने कहा मैं उनसे केले लेता था और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे देखना है। अच्छा डॉक्टर साहब हैं तो देख लीजिए। मैं गया, वो बहुत बीमार थे। तो मेरे एक टीचर थे डॉक्टर शर्मा, मैं उनको गया, सर ऐसे ऐसे केले वाला है उसका
बोले हम फीस लेंगे। फीस कौन देगा? मैंने कहा मैं दूंगा। तो उनकी फ़ीस 5.25 रुपये थी उस ज़माने में। ये बात है 1980 की। गए, उन्होंने देखा, बोला अब दवा कौन लेके जाएगा? मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने आर्निका 6 की 4 पाउडर दिए। अब मैं भी सोचूं आर्निका चोट की दवा है, अब गुरु है तो कुछ कह नहीं सकता। जाके उसको दवा दी, बताया एक अभी खा लेना, एक दोपहर को, एक शाम को, एक सुबह खाना। मैं सुबह फिर आता हूँ। मैं सुबह गया हूँ, वो तो आराम से घूम रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। अरे बोले डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो जादू की तरह काम कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया? कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया कि हार्ट अटैक जैसी चीज़ होम्योपैथी से एक दिन में ठीक हो सकती है। और नेमिनाथ में वही ज्ञान से आर्निका मेरे सारे स्टूडेंट को पता है। हमारा आर्निका हमारी फर्स्ट एड की मेडिसिन है। ये डॉक्टर ऋतु जो हमारे असिस्टेंट हैं, सैकड़ों लोगों की जान बचाई। तो हार्ट अटैक हम लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है। मुझे फ़ोन आता है, सर मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ है। मैं बोला यार इनका शुरू करो, अभी ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी तो हर पेशेंट से, अभी एक पेशेंट ने आके सिखाया, वो नेपाल से आई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, बोली डॉक्टर साहब मैं दवा खा लूँ। मैंने किस चीज़ की दवा खाएंगे? कि मुझे साइटिका होता है तो मैं ये दवा खा लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। मैंने कहा क्या दवा है? बोली इंडिगो 30। यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में इंडिगो 30 कभी यूज़ नहीं की थी। उसके बाद जो साइटिका का पेशेंट आ रहा है, मैं क्यूरियोसिटी में उसको इंडिगो 30 दे रहा हूँ, ठीक हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा गुरु पेशेंट होता है। बाकी तो हम सब के एक ही गुरु हैं नहीं मैन, वो सबसे ज़्यादा सिखा के गए हैं। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध का मैं बहुत प्रशंसक हूँ। आप देखेंगे मेरे गार्डन में 3 बुद्ध की मूर्ति है, मेरे इस रूम में भी 2-3 बुद्ध हैं। बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपा भव, अपना दीपक खुद बनो। तो ज्ञान तो आपको सब जगह लिखा है, किताबों में लिखा है, आप वहाँ से प्राप्त करो। एक सवाल मैं होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स के लिए पूछ लेता हूँ। जी वो ये उनके सबके सामने, ये उनकी बात है, मेरी बात जी नहीं। जी 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 वो ये कहते हैं कि एलोपैथी से ज़्यादा टफ होम्योपैथी है, क्योंकि यहाँ डीडी, अब जैसे नक्स वोमिका है और कैमोमिला इसमें कोई है या शक फिर नहीं। टेरेंटुला, ये इसमें सब जो है बद दिमाग, बदमिजाज है। इसमें कोई शक नहीं। डिफ्रेंशिएशन जो है बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके लिए आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। कितना ही पढ़ लो, लेकिन वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत ह्यूमिलिटी से बताता हूँ। जी, मैं बहुत सालों तक 18-18 घंटे पढ़ा हूँ, और मेरी एक ही चीज़ थी मेट्रिया मेडिका, कि मुझे इसमें समझना है ये सिम्टम है क्या, ये कहता क्या है, और फिर वो पेशेंट में कैसे दिखता है। तो अगर आपको पता है कि पेशेंट क्या लाइन बोल रहा है, वो एज इट इज़ मेट्रिया मेडिका में लिखी होती है। ऐसा नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिलपत पड़त निशान। एक आखिरी सवाल है मेरा। जी जब आप ट्रैवल करते हैं, जी, आपके बैग में कौन कौन सी मेडिसिन होती है? मेरे पास 30 मेडिसिन की किट है। एक जर्मनी की एक मेरी स्टूडेंट आई थी, वो डॉक्टर थी, उसने मुझे वो किट दी थी जिसमें 30 मेडिसिन है, जिसमें आर्निका है, एकोनाइट है, ब्रानिया है, रेस्टॉक्स है, बस यही सब दवाएँ हैं, नक्स वोमिका है। कभी कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, कभी कभी साथियों को फ़्लाइट में किसी को सिक हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसे हार्ट अटैक की बात आई है, तो एक बार फ्लाइट में किसी को आ गया, तो पूछा हु इज़ द डॉक्टर, हु इज़ द, मैंने कहा आई एम डॉक्टर बट आई एम होम्योपैथ। बोले कुछ करिए, वो यार ने कहा कि डोज खिलाई, लैंड हो तो पेशेंट ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच।